प्यारे बच्चों, आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य पात्र है। यह पात्र इतिहास प्रसिद्ध है। इतिहास प्रसिद्ध का मतलब है कि इसका नाम इतिहास में लिखा हुआ है। प्राचीन इतिहास की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर चंद्रगुप्त का जिक्र आता है। चंद्रगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का द्वितीय पुत्र है, दूसरा बेटा है, जिसे उन्होंने हर तरह से योग्य बनाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। परंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात महामंत्री शिखर स्वामी के द्वारा उसके बड़े भाई जो अयोग्य और कायर था उसको मगध का शासक बना दिया। उसका नाम रामगुप्त था और चंद्रगुप्त की जो वाग्दत्ता थी ध्रुव स्वामिनी, उसका भी विवाह रामगुप्त के साथ करवा दिया। तब भी चंद्रगुप्त पारिवारिक कलह से बचने हेतु शांत रहा, परंतु शकराज के कुछ संधि प्रस्ताव को रामगुप्त द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर उसे अपने सौतव का बोध हुआ और उसने नायिका ध्रुव स्वामिनी तो अपने राज्य को पुनः पाने का प्रयास किया। नाटक में अपने आदर्श गुणों, साहसी प्रवृत्ति और राष्ट्रभक्ति के कारण वह नायक उभरता है। नाटक के आधार पर उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है उसका आकर्षक व्यक्तित्व। प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व को बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। चंद्रगुप्त धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आता है। उसका व्यक्तित्व आकर्षण युक्त होना शास्त्रीय मांग थी। प्रसाद जी ने उसके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण चित्रित किया है। वह न केवल बाहरी तौर पर सुंदर है अपितु आंतरिक गुणों का भी भंडार है। स्वयं ध्रुव स्वामिनी उसके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित है तथा एक स्थल पर वह खड्गधारी से कहती है कि मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध सरल सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य है। कहने का भाव यह है कि उसके व्यक्तित्व पर ध्रुव स्वामिनी भी मुग्ध है और उसी से प्रेम करती है। दूसरी विशेषता आती है पारिवारिक मर्यादा का रक्षक और उदार त्यागी। जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई तो धोखे से शिखर स्वामी के कुचक्र से रामगुप्त को शासक बना दिया गया, राजा बना दिया गया। परंतु समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को घोषित किया था। लेकिन इतना भी नहीं हुआ, इससे आगे भी हुआ। जो इसकी प्रेमिका थी, वाग्दत्ता थी, उसका भी विवाह रामगुप्त के साथ कर दिया गया। इतना कुछ होने के बाद भी अपने घर की मर्यादा, अपने घर में कलह ना हो, इस बात के को जानकर उसने इस बात का कोई भी विरोध नहीं किया। वह अपने बड़े भाई से कलह नहीं चाहता था, परंतु अपने बड़े भाई से कलह नहीं चाहता था। रामगुप्त व्यर्थ ही उस पर संदेह भी करता था। विजयी होने के बाद भी अपने अधिकार प्राप्ति के प्रति वह उदासीन था। राष्ट्रभक्त। इस नाटक में प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त को एक राष्ट्रभक्त नायक के रूप में दिखाया है। उसको पता था कि उसके पिता ने अपनी विजय यात्रा में शकराज को बुरी तरह हराया था, परंतु अब अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जब शकराज उसके बड़े भाई रामगुप्त को, जो कि अयोग्य शासक है, के पास युद्ध अथवा संधि प्रस्ताव के लिए ध्रुव स्वामिनी और सामंतों की स्त्रियों की मांग भेजता है, तो चंद्रगुप्त राष्ट्राभिमान चरित्र अपने राष्ट्रभक्ति और कुल मर्यादा के चलते यह घृणित प्रस्ताव सहन नहीं करता और शकराज से द्वंद्व युद्ध करके उसको मार देता है और अपने देश और ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करता है। निस्वार्थ प्रेमी भी है। हम चंद्रगुप्त को निस्वार्थ प्रेमी किस प्रकार कहेंगे? सबसे पहले उसकी प्रेमिका का विवाह जब शिखर रामगुप्त के साथ किया गया तब भी वह इसका विरोध नहीं करता। उसके बाद जब शकराज को मार देता है, उसके बाद भी यह ध्रुव स्वामिनी को पाने के लिए व्याकुल नहीं है। उसके मन में कोई विशेष उत्तेजना नहीं है, फिर भी वह शांत है। वह नारीत्व की रक्षा करने में आगे है।
न तो उसे राज्य का लोभ है और न ही दुर्स्वामिनी का अर्थात नारी का कोई लोभ है। नारी सम्मान का रक्षक भी दिखाया गया है। नारी सम्मान का रक्षक जब सकराज ने संधि प्रस्ताव भेजा और उसमें ध्रुवस्वामिनी और अपने सामंतों की स्त्रियों को अपने सामंतों के लिए मांगा, तो चंद्रगुप्त अपने नारी की रक्षा के लिए, नारी के सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं सकराज के शिविर में जाता है और सकराज को मृत्यु देता है, मृत्यु प्रदान करता है। वह कहता भी है, यह नहीं हो सकता महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित न होना पड़ेगा। कूटनीतिज्ञ और चतुर भी है। जब सकराज ने संधि प्रस्ताव भेजा और रामगुप्त ने उसे स्वीकार किया, उसके बाद चंद्रगुप्त ने स्वयं सकराज के शिविर में जाने का जो निर्णय किया था, उसमें चंद्रगुप्त को यह पता था कि सकराज ने शिविर को दोनों ओर से घेर रखा है। उसको पता था कि उसको ऐसी सीधी लड़ाई में उसको जीता नहीं जा सकता। उसने चतुराई से निर्णय लिया कि वह ध्रुवस्वामिनी बनकर सकराज के शिविर में जाएगा और उसके बाद फिर उसने वहां जाकर उसके साथ द्वंद्व युद्ध किया और उसको मार दिया। अंतर्द्वंद का शिकार, अंतर्द्वंद का मतलब होता है जब मनुष्य अनिर्णय की स्थिति में होता है। इस नाटक में चंद्रगुप्त को दो स्थानों पर अंतर्द्वंद का शिकार दिखाया गया है। एक तो जब वो कहता है कि मैं पुरुष हूं, नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनने देख रहा हूं और मेरी वाग्दत्ता भी मेरे ही इस अनुत्साह से आज मेरी नहीं है। नहीं, यह सील का कपट, मोह और प्रवचना है। मैं जो हूं वही तो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सका। यह कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। जब शादी ध्रुवस्वामिनी का विवाह रामगुप्त के साथ हुआ, तब भी वह अंतर्द्वंद की स्थिति में था। न तो वह ध्रुवस्वामिनी को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करता है और न ही उससे प्रेम करना छोड़ देता है। उसको पता है कि ध्रुवस्वामिनी भी उससे प्रेम करती है। क्रांतिकारी व्यक्तित्व भी दिखाया गया है। जब चंद्रगुप्त नाटक के प्रारंभ से लेकर सकराज को मारने के बाद भी विनय और शील का प्रतिमूर्ति बना हुआ है, परंतु जब ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त से अपने मोक्ष का सवाल उठाती है और रामगुप्त एक एक करके ध्रुवस्वामिनी, पुरोहित और मंदाकिनी को भी कैद कर लेना चाहता है, तब अपने विनयपूर्ण आचरण के कारण पहले से ही लोह श्रृंखला में जकड़ हुआ चंद्रगुप्त अपने बंधन को तोड़ देता है और भरी सभा में क्रांतिकारी व्यक्तित्व की घोषणा करता है, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज हूँ। तुम्हारी नीचता अब और नहीं। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त मुख्य पात्र है और प्रसाद जी ने उसके चारित्रिक विशेषताओं को बड़ी अच्छी ढंग से चित्रित किया है।